हरिराम पुरवार पापड़ एंड स्पाइसेस इंडिया प्रोडक्ट से हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं और मेरे सहयोगी जेपी, आप भी प्लीज मंच पर आएं जो मेरे साथ इस पैनल को आगे बढ़ाएंगे। ये देखिए, ये हम इफ्को प्रयागराज को लेकर भी डिस्कशन करेंगे, फार्मर्स को लेकर किस तरह से इफ्को काम कर रहा है ये जानने की कोशिश करेंगे। और साथ ही हरिराम पुरवार पापड़ एंड स्पाइसेस इंडिया प्रोडक्ट्स से विवेक पुरवार जी हमारे साथ डायरेक्टर यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी चर्चा का पहलू आगे बढ़ाएंगे। ओवर टू यू जेपी। तो देखिए, प्रयागराज में और संगम नगरी पर हम चर्चा कर रहे हैं कि आखिरकार प्रयागराज के अंदर जो बिजनेस लीडर्स, यानी बिजनेस को कैसे बढ़ावा मिले, व्यापार को कैसे बढ़ावा मिले, उद्योग धंधे कैसे लगे, लोगों को रोजगार कैसे मिले, ये पर्यटन स्थल है, यहाँ पर्यटन को कैसे बढ़ावा मिले, हर सेक्टर्स के लोगों से हम लगातार बात कर रहे हैं। कुछ देर बाद आपको बता दें, हमारे साथ औद्योगिक मंत्री नंद गोपाल नंदी भी यहाँ मौजूद होंगे, उनसे भी हम चर्चा करेंगे कि यहाँ प्रयागराज में क्या कुछ और बदलाव होने हैं और क्या इंडस्ट्री लगेंगी, क्या निवेश का और बेहतर माहौल बनेगा, उनसे भी चर्चा करेंगे। हमारे साथ दो खास मेहमान हैं, जिस तरह हमारी सहयोगी ने उनका परिचय करा दिया। हमारे साथ संजय कुरैशिया जी हैं, इफ्को के जीएम हैं, विवेक पुरवार हैं, हरिराम पुरवार पापड़ के और मसालों के एक्सपर्ट हैं। सर, चर्चा की शुरुआत आपसे ही करता हूं विवेक साहब। सबसे बड़ी बात है कि आप मसाले बनाते हैं, यानी सब्जी का स्वाद आपके हाथों में है। आपके मसालों में ऐसा क्या खास बात है जो लोग आपका भरोसा करें और आपका मसाला खरीदें? हम लोग के मसाले में खासियत तो है जो हमारे पूर्वजों ने दिया है हम लोग को, लेकिन उससे पहले हम कुछ चीज़ें बताना चाहेंगे कि स्थान परिवर्तन होने से व्यक्ति का नाम नहीं बदल जाता। हमारे सगे बाबा हरिराम जी, जिनको हमने अभी नए टाइटल में दिया है हरिराम पुरवार करके, और शुरू से उन्हीं के नाम से ही हमारे पूरे वंशज में सारे कार्य क्षेत्र डेवलप हो रहे हैं। हम लोगों ने काम तो बहुत किया है, नाम भी बहुत कमाया है, लेकिन जो एक रेसिपी हम लोग को बाबा से या अपने ग्रैंडफादर से मिली, उसको आज भी हम उसी मतलब सिस्टम से बना रहे हैं जिस सिस्टम से उन्होंने हम लोग को दिया। रही बात दमालू मसाला, हमारा जो है यूएसपी है, जो हमारे यहाँ से ही पूरे देश विदेश में एक प्रचलित भी है दमालू मसाला, देसी के समोसे। और अभी एक हम लोग का नया शोरूम जो है आपका मीरापुर में भी खोला गया है, जहाँ पर हम सारी चीज़ दे रहे हैं, मसाले भी दे रहे हैं, नमकीन्स भी दे रहे हैं देसी की, जो 1890 से फेमस चली आ रही है। तो सर्वप्रथम हम अपने पूजनीय बाबा हरिराम जी को नमन करेंगे, उनके पुत्र प्रेम नारायण पुरवार, जिनका मैं बेटा हूँ, और मैं भी चाहता हूँ कि इस नाम को आगे लेके जाएं। और अभी हम लोगों ने क्या किया है कि हरिराम पुरवार के नाम से, किसी के पास ये ब्रांड नहीं है इलाहाबाद में, और हमारे ब्रांड के प्रति लोगों ने काफ़ी भ्रामक प्रचार भी कर रखे हैं। इसलिए हम ये चाहेंगे कि हमने अपने सारे दमालू पैकेट्स में जितने भी नमकीन पैकेट्स भी हम जो नए लॉन्चिंग में हमने नए अभी काफ़ी अच्छा हम लोग नमकीन में भी काम कर रहे हैं, जिसमें हम लोग ने भुंजिया डेवलप करी है और काफ़ी उसमें वैरायटीज़ जो अच्छी होती हैं सब हम लोग लेके आ रहे हैं। तो उसमें हरिराम पुरवार लोगो देख कर लें, और उसमें जो है विवेक पुरवार हमारा भी नाम डाला गया है। तो इन चीज़ों को हम लोग दे रहे हैं। ठीक है संजय जी, आपसे मेरा सवाल है, किसानों के बेनिफिट के लिए इस वक्त इफ्को क्या कर रहा है? नमस्कार। देखिए, इफ्को इस शहर की एक बहुत बड़ी संस्था है जो शहर से बाहर हमारे किसानों की सेवा के लिए हम लोगों ने बनाई है, और ये 45 साल से ये हमारा प्लांट यहाँ चल रहा है। अभी हम लोग इफ्को के डेवलपमेंट के लिए तो हम लोगों ने 2 प्रोजेक्ट शुरू किए हैं। एक हम लोगों ने शुरू किया है नैनो यूरिया, जो हमारे प्रबंध निदेशक डॉक्टर उदय शंकर अवस्थी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, और उसमें हम लोगों ने ये किसानों को ये बताने की कोशिश की है कि यूरिया का इस्तेमाल कम करें और नैनो यूरिया का इस्तेमाल ज़्यादा करें, क्योंकि यूरिया जो है अब एनवायरनमेंट फ्रेंडली नहीं है। मतलब एनवायरनमेंट फ्रेंडली कभी नहीं थी, पर उसका इम्पैक्ट अब ज़्यादा आने लगा है। आप लोगों को आश्चर्य होगा कि हम लोग खुद यूरिया बनाते हैं और यूरिया का प्रयोग का हम लोगों को यूज़ करने के लिए कम कहते हैं। अभी ये फर्टिलाइज़र मिनिस्टर जी ने 1 हफ्ते पहले डिक्लेयर किया कि हम यूरिया का इंपोर्ट बंद कर रहे हैं, तो उसके सब्स्टिट्यूट के रूप में हमने नैनो यूरिया बनाया है। और इस नैनो यूरिया का डिस्पर्समेंट और इनका कैसे प्रयोग करना है ड्रोन्स के थ्रू, तो वो हमारे प्रधानमंत्री जी ने अभी ड्रोन दीदी प्रोग्राम लॉन्च किया था, तो उसमें भी इफ्को का पूरा योगदान था।
तो हम लोग चाह रहे हैं जो हमारे फार्मर्स की जो घर की जो महिलाएं हैं वो इस कार्य के लिए बाहर आएँ। तो ड्रोन दीदी जो नाम ही जैसे है कि सारी महिलाएं हमारी आती हैं, उसको ड्रोन्स को चलाने के लिए उनको ड्रोन पायलट्स बनाया जाएगा। और जो स्प्रे है उसको ड्रोन्स के थ्रू खेतों पे जो स्प्रे है तो वो ड्रोन दीदी ड्रोन पायलट्स ही करेंगी और उनका अपना जो आय है घर की वो भी बढ़ेगी और उससे उनका घर की जो स्थिति है वो भी सुधरेगी और वो उससे ज़्यादा पढ़ेंगे। तो ये एक हमारा संजय बहुत जी, बड़ा आपने जिक्र किया नैनो यूरिया का और इसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी जिक्र बिल्कुल, करते हैं। मैंने बिल्कुल, कई रैलियों में उनको सुना, बिल्कुल। किसानों के मुद्दों पर जब बात होती है तो उसका जिक्र करते हैं। क्या जो यूरिया है उसके मुकाबले नैनो यूरिया की लागत कम पड़ेगी और खेती के लिए वो कितना फायदेमंद होगा? वो देखिए, नैनो यूरिया की लागत डेफिनेटली कम है यूरिया से। यूरिया एक सब्सिडाइज प्रोडक्ट है। यूरिया का क्या है कि उसमें जैसे 267 रुपए का एक 45 किलो का बैग हमारे किसान को मिलता है, जो हम लोग बनाते हैं उसकी कीमत लगभग 2000 रुपये होती है। तो सरकार के ऊपर 1750-1700 रुपये का लगभग का बोझ पड़ता है ऐसे सब्सिडी। और नैनो यूरिया की जो कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लगभग 225 रुपये पर बॉटल है और एक हाफ लीटर की बॉटल इज इक्वलेंट टू 1 बैग ऑफ यूरिया। क्यों है कि इसकी टेक्नोलॉजी है। यूरिया बेसिकली जो मैं आपको थोड़ा सा आई विल टेक 1 मिनट कि वो पौधों को खाना देने के काम आती है, हाउ टू डेवलप उसका जो ग्रोथ होती है तो वो स्टोमेटा के थ्रू होती है। तो हम नैनो यूरिया डायरेक्टली स्प्रे उसके स्टोमेटा पे करेंगे तो ज़मीन में जो आप यूरिया यूज़ करते हैं वो हम लोग 80% लगभग हमारा बेकार जाता है और 20% हम उसका यूटिलाइजेशन कर पाते हैं। उससे क्या हो रहा है कि हमारा एनवायरनमेंट जब वो पानी में चला जाता है, बारिश के कारण डीप स्ट्राटा में चला जाता है तो हमारा अंडर वाटर डिस्टर्ब कर रहा है। हमारी जो नाइट्रिफिकेशन हो जा रहा है सॉइल का, उससे हमारी सॉइल को डिस्टर्ब कर रहा है। और जब उसका डिसोसिएशन होता है तो उससे कार्बन उत्सर्जन होता है तो हमारे एनवायरनमेंट को यूरिया डिस्टर्ब करता है। तो अब उसका रिप्लेसमेंट तो हमको करना पड़ेगा क्योंकि आप एनवायरनमेंट चेंजेस देख रहे हैं पूरी दुनिया में। उसको देखने के लिए नैनो यूरिया हम लोग 4 साल से इसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं और हमारा प्रोडक्ट मार्केट में आ गया है विच विल बी वेरी हेल्पफुल टू। विवेक जी, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल ये है, जब कोई आदमी ब्रांड बनता है तो उसके पीछे एक संघर्ष होता है और ज़्यादातर हमने ब्रांड के लोगों की कहानियाँ सुनी, चाहे वो मसालों से संबंधित हो जिनके बहुत सारे ब्रांड मसाले के हैं। तो ऐसा कोई संघर्ष करना पड़ा या आपको लगा कि ये देखिए हमारे परिवार का काम था, मेरे हाथों में आ गया, मैं आगे चला रहा हूँ इसे? देखिए, हम लोगों को तो जो है हम लोग फैमिली में रहे ज़रूर, लेकिन 1999 में हमने अपना खुद का जब प्लेटफॉर्म डाला तो बैकग्राउंड में मेरे पास कुछ नहीं था। हमने जो है 121 रुपये से इसकी नींव रखी थी। ऐसे रेनॉल्ड फैमिली से रहे हम लोग, लेकिन कुछ था लिटिगेशन, बहुत सी चीज़ें रही फैमिली में, तो हमने 121 रुपये से शुरुआत करी। और उसके बाद मैं 5 साल सिर्फ 2 से ढाई घंटा सोया हूँ। जब मौका मिला, जैसे मौका मिला मैंने काम किया, कहीं 600 रुपये की नौकरी भी करी, लेकिन एक मन में था कि बाबा का नाम 117 शहरों में 117 कंट्री में आना चाहिए। तालियां बजाइए, ये एक संघर्ष है। अगर आप मेहनत होते हैं, सफल होते हैं तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। और 3 बार लिटिगेशन में मेरे कार्य क्षेत्र को रोका भी गया, लेकिन पता नहीं क्या था कि वो काम मेरे पीछे लगा ही था। और आज मैं इस मुकाम पे हूँ कि अच्छा काम कर रहा हूँ। 45 लोग की टीम हमारे साथ जुड़ी हुई है, पूरे मैनेजमेंट के साथ। एक शुरू से एक शौक था, जो भी करना है अव्वल तरीके से करना है। मैंने नॉर्थ इंडिया बिग बाज़ार को सबसे पहले दमालू मसाला और अपने ब्रांड की सप्लाई करी 2006 में, जो हमारे ही ब्रांड से डेवलप रहा है और हमारी यूनिट से ही जाता था सारा। तो 2 चीज़ मैं कहूँगा कि एक तो ईश्वर पे कभी भरोसा नहीं छोड़ें और ईश्वर ही सब कुछ है, ये मान के चलें। आप जो भी करते हैं पीछे एक ऐसी सत्ता लगी होती है और आप पॉजिटिव रहिए, कुछ भी हो जाए, क्योंकि आप आते तो खाली आते हैं ना और जाएंगे भी खाली। तो जो भी है हमारे पास बहुत है, ऐसा सोचते हुए आप बढ़िए आगे और कभी होपलेस मत होइए। कोई छीन भी ले जाए ना आपकी चीज़ तो कहाँ जाएगा लेके। फिर आपके पास हुनर है। मैं अपने फादर से कहता था हमेशा, नौकरी वोकरी तो जो भी है समय के अनुसार मैं कर रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है भी इस उम्र में हम मेहनत करना चाहते हैं, कि मैं नहीं चाहता कि मुझे किसी के आगे लेना पड़े, कुछ देना पड़े। तो मैंने काम किया और उसका प्रतिफल ये है कि गिराने वाले आज भी परेशान हैं, लेकिन हम
बहुत आगे निकल गए हैं। आज आपके मंच पे बैठे हैं, आपका थैंक्स है। और ये मेरा सौभाग्य है कि डेस्टिनी कुछ करा रही है मेरे से। मैंने नेशनल लेवल पे भी काम किया है, बहुत रेनॉल्ड लोगों के साथ काम किया है, और जहाँ पर R&Ds मैंने बहुत करी है। और रेसिपी में हमारा एक ये रहता है कि जो हम लोग सब्जी मसाले की रेसिपी आज भी दे रहे हैं, आज की डेट में मसाले में सिर्फ बिजनेस चल रहा है, और हमने अपनी क्वालिटी में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया। कोई एसेंशियल ऑयल यूज़ नहीं करते, कहीं कुछ नहीं करते, मसाले की गुणवत्ता को लेते हैं। और उसमें कुछ आइटम ऐसे होते हैं, जैसे अब सब्जी मसाले के लिए एक लाइन हम बोलेंगे कि एक 2-4 आइटम ऐसे आते हैं जो आज की इंडस्ट्री में यूज़ ही नहीं होते। जैसे क्यूबेब होता है, इसको हम लोग शीतल चीनी भी बोलते हैं और कबाब चीनी भी बोलते हैं। ऐसे कुछ आइटम ऐसे होते हैं जो यूज़, तेजबल एक आइटम होता है जो मेरे ख्याल से कोई नहीं यूज़ करता, ये आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है, तो हम लोग यूज़ करते हैं। आपको मैं बताऊं, मैंने नेशनल लेवल पे जब काम किया, बाबा रामदेव जी की जो इंडस्ट्री है 2010 में मेरे हाथ की लगवाई हुई है, और 125 करोड़ का मैंने टर्नओवर उनका कराया, और 1.25 साल में मात्र। तो ये एक चुनौती रहती थी। वहाँ पर लोग बोलते थे कि अरे, क्योंकि हर व्यक्ति एजुकेशन देखता है, हुनर नहीं देखता। और मेरा एक टारगेट रहता था कि एजुकेशन तो साथ में चल के भी हम ले सकते हैं, लेकिन जो अंदर हम लोग को जीन्स में मिला है, गॉडहुड मिला है, कि कोई भी चीज़ सामने आती है तो हम उसको कैसे मैनेज कर लेते हैं। रेसिपी हमने बहुत डेवलप करी है, एक चुनौती रही हमारे सामने। विवेक जी, एक बड़ी बात है, आपने कहा कि एक ब्रांड आपने खड़ा किया। इस ब्रांड के लिए आप खुद ही ब्रांड बनेंगे या बड़ी ब्रांड से आप बड़ा ब्रांड बनाएंगे इसको? मेरा मतलब है कि एक बड़ा विज्ञापन के लिए आप इसको। हाँ, आगे के लिए तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये है कि हम बहुत फ्री माइंड के हैं व्यक्तित्व में, और हम बंधन ना खुद लेते हैं, ना लेना पसंद करते हैं, ना देते हैं। मेरा एक सोच ये है कि अगर हम किसी के साथ आगे बढ़ सकते हैं तो वो अपने क्राइटेरिया में रहे, हम अपने क्राइटेरिया में रहें, हमारी जो गुणवत्ता है वो उस पर इन्वॉल्व ना हो, और उससे अगर मुझे लगता है मैं आगे बढ़ सकता हूँ तो बिल्कुल हम उसका साथ लेंगे। ठीक है, आपके पास हम वापस लौटेंगे। संजय जी भी इस वक्त हमारे साथ है। संजय जी, अभी आप किसानों के हित में लगातार कार्य कर रहे हैं, अभी आपने नैनो यूरिया का भी जिक्र किया, तो क्या इसी तरह से किसानों के लिए कुछ आगे भी कोई प्लानिंग है? हाँ बिल्कुल, देखिए इफ़को का नाम ही इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइज़र कोऑपरेटिव है, और आप ये सोचिए कि हमारे जो संस्था के मालिक हैं वो किसान हैं, और लगभग 2 करोड़ किसान हमारे से जुड़ा हुआ है। इसी कारण वर्ल्ड की टॉप 100 कोऑपरेटिव सोसाइटी में इफ़को पहले नंबर पे है, और हमारा ये जो टुवर्ड्स वर्क विद रूरल, जो हमारे किसानों के डेवलपमेंट के लिए हमारा लगातार काम होता है, उनके शिक्षा के लिए, उनके बच्चों की शिक्षा के लिए स्कूल जो गांव में होते हैं उनमें हम लोग मदद करते हैं, और उनको हमारा ये जैसे एक संस्था है कॉडेड, उसमें जो किसान, जो हम लोग बिल्कुल, हमारा किसान जो है वो, उसके पास मेहनत करने के लिए तो बहुत है, पर उसको जो साइंटिफिक तरीके से खेती करने की आदत नहीं है, तो उसमें हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट अपने किसानों की उनकी सॉइल टेस्टिंग करके ये बताना कि किस क्षेत्र में क्या हम लोगों को पैदावार या क्या हम लोगों को फसल लगानी है जिससे वो यील्ड मिले और उनको मैक्सिमम उनका प्रॉफिट हो, उसी पे हम लोग वर्क करते हैं, और फ्री ऑफ कॉस्ट ही हम लोग की सपोर्ट रहती है। बिल्कुल। लेकिन संजय जी, इफ़को कृषि के क्षेत्र में बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा ब्रांड भी है, लेकिन हमेशा सरकारें चाहे कोई भी रही हो, हम तो छोटे से जब से यही सुनता आता हूँ मैं, किसानों की आय हम दोगुनी कर देंगे, लेकिन आप लोग किसानों की चीज़ों को समझते हैं बारीकी से। कोई ऐसा रास्ता है कि किसानों की आय दोगुनी हो जाए? क्योंकि सरकारें तो कहती हैं, वादे पूरे नहीं करती है, लेकिन वो रास्ता क्या है? नहीं, किसानों की आय दोगुनी करने की, देखिए जब तक आप खुद मेहनत नहीं करेंगे तो आय तो कैसे भी नहीं बढ़ेगी। हम आपको रास्ता दिखाते हैं, तो जैसे आपने अभी बताया, उसी रास्ते की बात कर रहा हूँ। हाँ, जैसे अभी हम लोगों ने जो लॉन्च किया है, सरकार की मदद से ही लॉन्च किया है कि ड्रोन वाला प्रोग्राम, इसमें हम लोगों ने किसानों को इन्वॉल्व नहीं किया है। उनके घरों में जो उनकी महिलाएं रहती हैं, जो खाली बैठी रहती हैं, जिनके पास हुनर है, पढ़ लिख गई हैं, या वो समझती हैं कि गांव में रह के हम सिर्फ रोटी बनाने के लिए रह गए, ऐसा नहीं है, उनको बाहर निकाला है। और अब जो हम लोगों ने उसको फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं दिया, उनको ड्रोन दिया हमने फ्री ऑफ कॉस्ट, उसके लिए उनको एक व्हीकल चलाना सिखाया, उनको DGCA से लाइसेंस दिलवाया हाई एल्टीट्यूड पे ड्रोन उड़ाने का। ये सब इफ़को ने बर्दाश्त किया ये खर्चा, सिर्फ उनको ये डेवलप करने के लिए कि अब वो आगे इसके वजह से जो उनको इनकम होगी वो अपने घर को, तो यही धीरे धीरे वो किसान की आय की दुगनी तरफ ये एक कदम है जिसमें सरकार हमारा साथ दे रही है। हमें धन्यवाद देना चाहिए सरकार। विवेक जी, आपसे मेरा अब सवाल है, अभी प्रयागराज की हम बात करें, आप खुद एक बिजनेसमैन हैं,
कहाँ पर प्रयागराज को देखते हैं बिजनेस के क्षेत्र में? हमारा प्रयागराज पूरे विश्व में विख्यात है और आज प्रधानमंत्री मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में जो भी कार्य हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है। हम तो यही कहेंगे कि आधा गिलास भरा है उसी को देखो और पूरा भी भर जाएगा, क्योंकि आज जो स्थिति वो पहले नहीं थी। सबसे बड़ा है कि क्राइम ख़त्म हुआ, एक शांति, एक माहौल ही चेंज हो गया, पूरा माहौल चेंज हो गया। थोड़ी बहुत अव्यवस्थाएं तो रहेंगी, उसको आप हटा नहीं सकते। आप घर में भी रहते हो तो कुछ ना कुछ स्वभाव के वशीभूत हो के सबके मेंटेन करना पड़ता है। तो इसी तरह से प्रयागराज हमारा बहुत आगे जा रहा है, सौंदर्यीकरण भी हो रहा है और आगे भी जो भी चीज़ें प्लानिंग में दी जा रही हैं उसको देख के लगता है कि आने वाले समय में हमारा भी प्रयागराज वैसे तो वर्ल्ड वाइड है और खूबसूरत हो जाएगा। बिजनेसमैन है, लगता है कि पहले के अकॉर्डिंग चीज़ें सरल हो गई हैं? बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत। जैसे अब हम लोग जो है जब शुरुआत में हम कार्य में थे तो कोई भी कंप्लेन कर देता था, कोई भी आ जाता था हमारे यहाँ। आज इससे तो हम लोग बहुत बचे हैं, बहुत सेफ हैंड है। थोड़ी बहुत चीज़ें हैं वो भी मुझे लगता है आने वाले समय में ख़त्म हो जाएंगी। एक व्यापारिक स्तर पे बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो अब बहुत सुकून देती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पर अभी भी किसी के कंप्लेन करने पर जो बड़े पदाधिकारी होते हैं वो बिना ध्यान ना देकर किसी भी व्यापारी को जो कमज़ोर है उस पर अभी भी चीज़ें चल रही हैं। जैसे अभी फुटपाथ की भी बात चली, तो हर व्यक्ति को जीने का अधिकार है, हर व्यक्ति रोज़गार के लिए सुबह उठता है, रोज़ नई टेलीफिल्म होती है सब व्यक्ति की। आज आपने एक पिक्चर ये बनाई है, जब आँख खोलता है तो रोज़ सबकी एक नई पिक्चर शुरू हो जाती है, सब अपने अपने प्लेटफॉर्म पे जाते हैं। सबको लेके चलना, मोदी हमारे प्रधानमंत्री जी यही कहते हैं ना, परिवार है ये हमारा। तो इसी तरह से हम घर के सदस्य में जैसे परिवार देखते हैं, मोहल्ले, अपना भाव अच्छा रखें हमेशा और अपने भाव को अच्छा रखते हुए सबको जो जिसके लिए आप कर सकते हो। फुटपाथ पे भी कोई बैठा है तो वो भी अपनी रोजगार के लिए बैठा है, उसको आप ऐसे धक्का। अच्छा, दो चीज़ें हैं जो मैंने सिविल लाइन में देखी, जो गवर्नमेंट को इसको कितना हद तक सही है। जैसे पार्किंग के लिए या तो जगह दे। अब जैसे किसी भी दुकान के सामने हम कहीं जाते हैं परचेस करने, अगर गलती से रोड पे खड़ी हो गई गाड़ी तो उतनी देर में वो गाड़ी लेके चला जाता है। अब जो समझदार है वो एक आदमी बैठा हुआ है वहाँ पर। तो उन चीज़ों को भी ध्यान में रखना है, क्योंकि अभी भी समाज में हमारे यहाँ आम लोग बहुत हैं जो इन चीज़ों को नहीं जानते हैं और उससे वो प्रताड़ित होते हैं, फिर भागते हैं, बहुत सी चीज़ें होती हैं। तो छोटी छोटी चीज़ों को, किसी भी रूल को करने के लिए सरकार को एक चीज़ ध्यान से, अभी 45 दिन का एक नियम आया, MSME में आया था, तो उसमें बहुत ज़्यादा लोग परेशान हुए। तो हमारे साथ भी जो व्यापारी गढ़ जुड़े थे, तो मैंने उनको यही बोला कि गवर्नमेंट्स को किसी भी लॉ को लाने के लिए टाइम ड्यूरेशन बढ़ाते हुए उसको लिमिट में लेके आना चाहिए। एकदम से सर पे लेके कोई चीज़ नहीं डालना चाहिए जिससे कि आदमी हैट्रिक हो जाता है, क्योंकि अभी भी लेन देन में वो व्यवस्थाएं नहीं हैं मार्केट में जो हर आदमी आसानी से दे सके, क्योंकि उसको 100 बाना खरीदना है। अब रिटेलर्स है तो 3 महीने का लाते उसको फिर बाद में बताते कि इसको धीरे धीरे आप लोग स्वयं से मिले मेंटेन करें, क्योंकि जब परिवार बोला जा रहा है तो किसी पे हैट्रिक नहीं होना चाहिए कोई भी चीज़। तो मेरा ये एक मत था। जो पार्किंग के अलावा कोई और समस्या या फिर किसी तरह की एक्सपेक्टेशन व्यापार के क्षेत्र में आपकी गवर्नमेंट से? हम तो बहुत इस चीज़ के लिए कहेंगे कि जो भी जैसे हम लोग फूड विभाग में या फूड से रिलेटेड जो भी वर्क करते हैं, तो गवर्नमेंट को ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए फूड डिपार्टमेंट के थ्रू कि वो किसी को हैरेसमेंट नहीं करे। अभी जैसे कल परसों हर एक नॉर्म्स एकदम एक्यूरेट नहीं बन सकते हैं, प्रैक्टिकली जीना चाहिए व्यक्ति को। अब किसी ने मिठाई ली, अब उसका सैंपल भर दिया, हमको भी कल ही हम भी क्योंकि भुक्तभोगी हो रहे हैं इसी चीज़ों में, कोई मैटर नहीं होता है, लेकिन जो है अधिकारी का कलम चलता है और उस पर जो है सफ़र करना पड़ता है। अब बताइए, मिठाई जो होती है उसमें फ़ैट तो रहता ही है ना, अब उसको कैसे कंट्रोल करेगा वो? मेजा में कोई दुकान है, उसके ऊपर फूड विभाग की तरफ से कार्रवाई हुई कि तुम्हारी मिठाई में, कलाकंद में वो क्या बोलते हैं, फ़ैट बहुत ज़्यादा है। तो भैया मिठाई खाई जाती है फ़ैट के लिए, एनर्जी के लिए, इसका कैसे नॉर्म नियंत्रण हो सकता है? हर आदमी तो वो आपका QC डिपार्टमेंट लेके नहीं बैठ सकता। QC डिपार्टमेंट तो हाँ, इसके लिए हम आपके चैनल के माध्यम से अपनी गवर्नमेंट से ये सपोर्ट मांगेंगे कि हर शहर में एक QC डिपार्टमेंट ऐसा होना चाहिए। जैसे हम चाहते हैं कि हमारा ब्रांड आसानी से चेक हो और चेक होके मार्केट में डिस्प्ले करें बिना कोई प्रेशर के।
और प्रेशर रह के और कोई भी काम हम बार बार करेंगे तो कभी कभी ये भी लगता है, जब जो फाइनेंशियल वीक होता है व्यापार में, तो वो सोचता है कि इससे अच्छा हम नौकरी करें, हम इतना प्रेशर नहीं झेल सकते। सपोर्ट मिलना चाहिए। हम तो अपने प्लांट में कभी भी कोई अधिकारी आता है, जी जी मैं बोलता हूँ पहले चलो मेरे साथ देखो। अक्सर उल्टा होता है, आदमी टेबल टॉक करता है, लेकिन मेरा ये सिद्धांत है कि पहले प्लांट में चलो, हमारे मसाले देखो, और कोई कमी तो मुझे बताओ, हम क्या करें, हम और अच्छा कैसे खरीदें। क्योंकि हमारा एक अंदर से भाव रहता है कि जो चीज़ हम नहीं खा सकते हम खिलाएंगे नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। जी बढ़िया खिलाएंगे और बढ़िया लेके आएंगे, बढ़िया परचेस करेंगे। हमारे यहाँ आप लोग कभी भी आइए, हमारी कोई भी इंग्रेडिएंट्स देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ ये देता है बंदा कुछ, मतलब चाहता है कि कुछ लोगों को भाई हम फूड में काम कर रहे हैं तो हम किसी के साथ, हमको एक कष्ट ये होता है कि हम तो होलसेल रेट कुछ रखते हैं, रिटेल जो प्राइस होती है वो आम आदमी के लिए बहुत बड़ी होती है। वो बेचारा टैक्स भी देता है, पूरा पैसा भी देता है, 600-700 रुपये का मसाला खरीदता है, उसके बाद मसाले में मज़ा नहीं आया उसको, तो क्या मतलब है। आप हमारा मसाला कोई भी खाइए, नेशनल लेवल की मैं बात कर रहा हूँ। फर्स्ट टाइम रामदेव जी के यहाँ से मैं जब मुझे चिकोस्लाविया से लाइव काम आया वो की बात हुई कि आपका सब्जी मसाला बहुत बढ़िया है, एक बड़ी कंपनी से बोला कि उससे भी बढ़िया है, चारों तरफ घर में महक आ गई। तो यही एक शौक़ होता है, एक अंदर में आकांक्षा होती है कि जो चीज़ हम बनाएं और लोग उसको प्रसन्नता से खाएं और उनको प्रसन्न, और हमको एक फीडबैक मिले कि हाँ आपके मसाले को खाने पर जी, हमको बिल्कुल। बहुत आनंद आया। बिल्कुल विवेक जी। संजय जी, एक इफ्को की बात की जाए तो देखिए किसानों से जुड़ा मामला है, और किसान क्योंकि यूपी में तो बहुत ज़्यादा किसान है। किसानों को आप इफ्को के जरिए कोई संदेश देना चाहेंगे हमारे मंच से कि देखिए आप खेती बाड़ी कर रहे हैं तो इस तरीके से करें, आपको ये होगा, ये संसाधन है। आपने यूरिया का जैसे जिक्र कर दिया, वो अच्छी बात थी, नैनो यूरिया को क्योंकि सरकार भी प्रमोट कर रही थी। देखिए, किसान हमारे देश का, हमारा जो बेसिक इकोनॉमी है इंडिया की, वो कृषि प्रधान है। और अगर हमारा किसान समृद्ध होगा या किसान के प्रोडक्ट प्रॉपरली बिकेंगे, इसके लिए इतने आंदोलन होते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि किसान लोग साइंटिफिक खेती की तरफ से, आजकल आ रहे हैं नए बच्चे आ रहे हैं, वो अपना किसानों को वो टेस्ट करा के खेती करना चाहते हैं। हर एक ज़मीन हर एक फसल के लिए उपजाऊ नहीं होती, उससे उनका यील्ड कम मिलता है, उसमें जो इन्वेस्टमेंट होता है उसमें ज़्यादा लगता है, पैसा उनको कम मिलता है, फिर वो कहते हैं कि हम कर्ज में डूब गए। और दूसरी बात, सरकार की जो बहुत सुंदर योजनाएं हैं, जो मैं किसानों से कहना चाहूँगा, अपने किसान भाइयों से इस माध्यम से, कि उन योजनाओं की तरफ बढ़ें। जो लोकल उनके जो साहूकार हैं या जिससे वो लोग उधार लेते हैं, ना उसको यूज़ ना करके किसानों को जो सरकार द्वारा योजनाएं जा रही हैं, कृषि विभाग इसके लिए उनको टैलेंट किया गया है कि आप ये सारी योजनाएं किसानों को बताएं, उससे बहुत फ़ायदा होगा। और मैं किसानों से रिक्वेस्ट करूंगा ये ज़रूर करें इसको। धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संजय कुरेशिया जी, आपका भी, विवेक पुरवार जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने अनुभव बांटे।